हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरे मशीन बाई करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें या किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरे मशीन बाई करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट आता है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस में सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि जिस भी स्टेट में या जिस भी ड्यूरिडिक्शन में है तो वहाँ आपकी मशीन ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो, सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है जो भी आपके ड्यूरिडिक्शन में है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें रहता है स्टैंडर्ड्स। ओके। अब स्टैंडर्ड्स में दो चीज़ें हैं। अगर हम इंडिया में मशीन बाई करना चाह रहे हैं और दूसरा यूएसए में। ठीक है। अगर हम इंडिया में बाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंडिया में AERB होता है। ठीक है। यूएस में या अदर कंट्रीज में यूएस FDA एक स्टैंडर्ड है। तो हमारी मशीन AERB सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है। अगर AERB सर्टिफाइड रहेगी तो वो एक सेट AERB सर्टिफिकेशन उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है वो जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या रूल्स फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड्स और रूल फॉलो करते हैं। तो हमारी मशीन, जो भी आप मशीन बाई करने जा रहे हैं अगर इंडिया में है तो आपको ये देखना है कि आपकी मशीन AERB अप्रूव्ड होनी ही चाहिए। ओके। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो है पर्पस। हमारा मशीन बाई करने का पर्पस क्या है। ठीक है। जैसे इसमें पर्पस में डाइवर्सिटी के हिसाब से या एप्लीकेशन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एप्लीकेशन के हिसाब से पहला पॉइंट आता है मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है। दूसरा आता है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग। तीसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो आपको मशीन बाई करना है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है लेने का। पर्पस में और एप्लीकेशन में एक चीज़ और आता है। हम बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में। अब मेडिकल डायग्नोसिस में मैं मानता हूँ कि आपको ICU के पेशेंट के लिए एक्सरे मशीन परचेस करना है। ठीक है। अब एक्सरे मशीन परचेस करना है ICU के पेशेंट के लिए। तो ICU के पेशेंट के लिए हमको एक्सरे मशीन परचेस करना है तो मशीन मेरी मूवेबल होनी ही चाहिए। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा कि ICU के पेशेंट को जहाँ पे मशीन है वहाँ लेके आना पड़ेगा। अगर मूवेबल मशीन नहीं रहेगी तो हमको ICU के पेशेंट को मशीन के पास लाना पड़ेगा। अगर मशीन मूवेबल है तो हम इसको ICU के पेशेंट के पास ले जा सकते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि मुझे आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। आपको आउट पेशेंट का भी करना है, ICU का भी करना है, तो आपको मूवेबल मशीन लेनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ एक्सरे मशीन। अब टाइप्स ऑफ एक्सरे मशीन में बहुत वैरायटी की मशीन आती हैं।
सबसे पहले हम इसको बाइफर्केट करते हैं दो चीज़ों में, LF या लो फ्रीक्वेंसी और HF या हाई फ्रीक्वेंसी। LF में भी हम जो बाइफर्केशन करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, एक मूवेबल और एक फिक्स्ड। ठीक है, मूवेबल में अपना जो स्टार्ट होती है मशीन वो 30 mA, 50 mA, 60 mA, 100 mA, ठीक है, LF में। फिक्स्ड में जो अपनी स्टार्ट होती है वो 300 mA, 500 mA, 800 mA और 1000 mA। ओके, HF में भी यही सेम चीज़ है, फिक्स्ड, मूवेबल। फिक्स्ड में 15 किलोवाट, 32 किलोवाट, 40 किलोवाट। जो मूवेबल में रहती है, छोटी मशीन आती हैं 40 mA, और या 3.5 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, ये मूवेबल वाली मशीन रहती है। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि भाई आपको जो मशीन बाई करनी है तो वो कौन सी बाई करनी है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ भी आता है आपको पर्पस क्या है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो 10 to 15 होते हैं OPD। और नॉर्मली जो एक्सरे वहाँ पे लिए जाते हैं वो बॉडी पेरिफेरी, के लिए जाते हैं, और मेनली चेस्ट एक्सरे। ठीक है, अगर आपको यही चीज़ें लेना है, ठीक है, तो आप 100 mA एक्सरे मशीन में आपका ये काम हो जाएगा। ओके, अब इसमें मैं मानता हूँ कि अगर पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट हमारे 25 to 30 OPD है, तो आप 100 mA ही लीजिए, लेकिन इसमें रोटेटिंग एनोड, ताकि आपकी इमेज क्वालिटी और मशीन की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। ओके, तो इन पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट करना है। अगर आपका मान लीजिए स्पाइन ही आपका मेन पर्पज है, बाकी बॉडी पार्ट तो रहे लेकिन अगर स्पाइन भी क्लियर दिखना चाहिए, तो अगर आप स्पाइन के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप LF मशीन ले रहे हैं तो आपको 300 या फिर 500 ही परचेस करना चाहिए, क्योंकि आप स्पाइन के लिए जाओ। और इसमें भी फिर ये डिपेंड करता है कि आपका डेवलपिंग यूनिट क्या है। डेवलपिंग यूनिट क्या है? डेवलपिंग यूनिट भी 3 टाइप के होते हैं। पहला, डार्क रूम, जो पुराने वो फॉलो करते थे कि मुझे डार्क रूम में हम गए, फिल्म डेवलप किए, लेके आए। दूसरा, CR सिस्टम। अगर आपके पास CR सिस्टम है तो उसमें इमेज क्वालिटी तो दूसरी रहेगी, इससे बेटर होगी। अभी तीसरा आ गया है DR सिस्टम। इसमें CR से बेहतर क्वालिटी रहेगी, मिनिमम एक्सपोजर पे। तो आपको ये भी देखना है कि आपका डेवलपिंग यूनिट क्या है, उसके हिसाब से भी
आपकी एक्सरे मशीन जो चूज कर रहे हैं वो चेंज हो सकती है, क्योंकि डीआर में आपका 100 mm मशीन में से एपी एंड लेटरल स्पाइन आ सकता है और अच्छा आ सकता है। तो आपको ये भी चूज कर समझना है कि भाई आपका डेवलपिंग यूनिट क्या है, उसके हिसाब से आपको एक्सरे मशीन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारा पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, इमेज क्वालिटी। आपको इमेज क्वालिटी किस टाइप की चाहिए, ठीक है। इमेज क्वालिटी के लिए दोनों चीजें मैटर करती हैं, आपका सोर्स मीन्स एक्सरे मशीन और डेवलपिंग यूनिट, डार्क रूम, सीआर सिस्टम और डीआर सिस्टम। हाई क्वालिटी इमेज हमको हमेशा चाहिए रहती है ताकि हमारा जो डायग्नोसिस हो सके वो प्रॉपर रहे या एक्यूरेट रहे, जिसमें एरर के चांसेस कम हो जाए। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि इमेज क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है रेडिएशन सेफ्टी। ओके, हमारी मशीन में एडेक्वेट सेफ्टी फीचर होने ही चाहिए। जिससे हमारा ऑपरेटर और सब्जेक्ट दोनों को रेडिएशन कम लेना पड़े या उनकी बॉडी को रेडिएशन कम लगे। तो इन दोनों के सेफ्टी फीचर में जो रेडिएशन सेफ्टी में आता है वो पॉइंट है, वो 3 चीजें हम देख सकते हैं। एक तो शील्डिंग, शील्डिंग पहला पॉइंट। दूसरा कॉलिमेशन, तीसरा डोज मॉनिटरिंग। शील्डिंग, शील्डिंग का हम कह सकते हैं जैसे लेड एप्रन पहन के ऑपरेटर एक्सरे शूट कर रहा है। उसके बाद हमारी जो वॉल है एक्सरे रूम की इसमें प्रॉपर शील्डिंग हो, लेड की, लेड शील्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारा कॉलिमेशन, ये ट्यूब के ऊपर एक कॉलीमेटर लगा रहता है जिससे हमारी जो ये ट्यूब है, जिससे कॉलीमेटर का क्या काम रहता है कि रेडिएशन जो निकल रहा है उसको हम रेगुलेट कर सकें। इसमें नॉब रहता है, उसको हम खींचते हैं तो उससे क्या होता है हमारी एक्सरे एकदम स्ट्रीम लाइन में पेशेंट को बॉडी के पार्ट पे जाती है, जिससे हमारा एक्सरे आता है, ठीक है। इससे हम कॉलीमेट कर सकते हैं। दूसरा
डोज मॉनिटरिंग। डोज मॉनिटरिंग या ऐसा बोल सकते हैं कि क्यूए आपको मशीन का टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि हम जो भी हम डोज दे रहे हैं, लेट्स से हम 49 kV 50 mA और 15 MAS का अगर डोज हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो इसमें MA50 ही फ्लो हो रहा है या 60 तो नहीं फ्लो हो रहा है या 70 तो नहीं फ्लो हो रहा है, 50 mA में 70 तो नहीं फ्लो हो रहा है। ऐसे फ्लो अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट और ऑपरेटर दोनों को ज़्यादा रेडिएशन खाना पड़ेगा, ठीक है, अननेसेसरी रेडिएशन उनके बॉडी को लगेगा। तो क्यूए रिपोर्ट हमको ये बताती है कि हाँ, जो हमारा रेडिएशन है वो लिमिट में है या 50 mA पे 50 mA ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। 40 kV हमारा वोल्टेज भी प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके लिए आइए हमारा छठवां पॉइंट है, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है? ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज में क्या है कि मशीन का कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल कंट्रोल टू ऑपरेट। अगर सिंपल रहेगा तो जो टेक्नीशियन होगा वो आसानी से उसको ऑपरेट कर पाएगा। दूसरा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन में बहुत सारे बटन्स हैं, अब जो टेक्नीशियन है उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा बटन प्रेस करना है कौन सा नहीं करना है, या फिर वो किसी दूसरे सिंपल मशीन में काम किया है और वो आपके हॉस्पिटल में आया एज ए एक्स-रे टेक्नीशियन, तो उसको ऑपरेट करने में दिक्कत आए अगर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं रहेगा तो। इससे हमारा क्या होता है? इससे होता है कि हमारा इफिशियंसी जो रहती है ये इंक्रीज करता है, इम्प्रूव efficiency और reduce the likelihood error। ये हमारी efficiency को increase कर देता है और जो error हो सकते हैं तो उसको reduce करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। दूसरा इसमें एक देख सकते हैं कि मशीन में हैंडलिंग ऐसी है कि उसको अप डाउन करने में या फिर मूवमेंट करने में उसमें हैंडल्स ऐसे दिए हैं जिसे ऑपरेटर को समझ में ही नहीं आता है कि भाई उसको किस पोजीशन पे रखेंगे तो मशीन को हम इजीली मूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितनी ईज ऑफ यूज रहेगा मशीन उतना आपका काम जल्दी होगा या एक्सरे उतनी जल्दी टेक्नीशियन ले पाएगा। अब उसको मूवमेंट करने में, यहाँ से आईसीयू लेके जाने में उसको 15 मिनट लग रहे हैं, मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं है, और वही अगर उसको आईसीयू में लेके जाने में 5 मिनट लग रहे हैं मशीन एक्सरे रूम से, तो आपका टाइम बचा और जो टाइम आपके डायग्नोसिस में काम आएगा। सेवंथ पॉइंट, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको मशीन लेने से पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? कि इसमें मशीन में कोई भी पुराना बायर या कोई भी डॉक्टर जो पुराना बाय किया हुआ है मशीन को, तो उसमें
मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी आती है? रिक्वायरमेंट कितनी है? ठीक है, लेट्स से किसी डॉक्टर ने मशीन लिया, ओके, अब 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर उसमें कंट्रोल में इशू आ रहे हैं या फिर ट्यूब हेड में इशू आ रहे हैं या फिर उसके पार्ट्स में या उसकी वायर क्वालिटी, तो ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है जहां पे उन्होंने मशीन लगाई हुई है उन डॉक्टरों से, और एक से नहीं, एटलीस्ट आप 5 to 10 डॉक्टर से कंफर्म करें कि भाई उसमें जो आपने जो मशीन ली 1 साल में आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट गई, फर्स्ट ईयर तो फ्री रहता है लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लग रही है। अब ये नहीं, ऐसा ना हो कि भाई आपने मशीन ले, लेट से मशीन आपने 1 लाख में ले ली, 1 लाख में ले ली, और आफ्टर 1 ईयर उसमें ट्यूब का इश्यू निकल रहा है मैक्सिमम लोगों का, या फिर पार्ट्स उड़ रहे हैं, या फिर उसकी वायर क्वालिटी सही नहीं है, वायर ब्रेक हो जाते हैं इजली, तो भाई ट्यूब की कॉस्ट अगर हम देने जाएंगे तो मशीन के हाफ कॉस्ट के लगभग ट्यूब की कॉस्ट हो जाती है। पार्ट्स उड़ते हैं तो उसकी भी एक अच्छी खासी अमाउंट आती है। वायर अगर ब्रेक डाउन रहते हैं तो वायर आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो उसमें आपका डाउन टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है एबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। एबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट एंड सर्विस। जो उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम है वो कैसी है? एक्सपीरियंस बंदे हैं जो आपको फोन पे गाइड कर दे रहे हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको फोन पे ही गाइड रिजॉल्व कर दे रहे हैं, या दूसरा जो पार्ट्स हैं इजली अवेलेबल हैं आपके पास, कंपनी के पास इजली अवेलेबल रहते हैं। ऐसा ना हो कि आपने मशीन ली, अब उसका कोई पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या खराब हो गया, तो अब उसको मंगाने के लिए कंपनी से मंगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे लेट से अगर मैं इंडिया में मानता हूँ तो इंडिया में 2 से 3 या मैक्स टू मैक्स विद इन 1 वीक कोई भी पार्ट कहीं से भी मंगाया जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक। अब ऐसा ना हो कि आपने कोई बाहर की मशीन ले ली जो इंडिया में जिसका सर्विस सेंटर नहीं है या फिर इस टाइप की चीज़ें नहीं है, तो अब उसके पार्ट को कोई पार्ट अगर गया नॉट वर्किंग है तो उसको इंपोर्ट करने में ही आपको 15 to 20 डेज लग रहे हैं या 1 मंथ लग रहा है, तो इससे आपका मशीन का ब्रेकडाउन टाइम इंक्रीज हो जाता है ना। टाइम जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे दोनों सफर करते हैं, डॉक्टर और पेशेंट। तो इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना है। मेंटेनेंस वाले पार्ट में एक पॉइंट और ध्यान देना होता है कि आपको मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस करवाना ही चाहिए, या और सर्विस, जिससे आपकी मशीन की लाइफ
इंक्रीज हो जाती है और मशीन का ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलता है। आइए, अब ये जो पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सब लोग इसी पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान देते ही नहीं है, जो है कॉस्ट। अब हम या कोई भी डॉक्टर क्या देखते हैं, कोई भी डॉक्टर सबसे पहले वो कॉस्ट ही देखते हैं, अपफ्रंट कॉस्ट। हमको सिर्फ अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। मानते हैं कोई मशीन एक्स प्राइस में है, मशीन एक्स प्राइस में है, दूसरी मशीन वाई प्राइस में है। जो एक्स प्राइस है, लेट्स से मानते हैं ये 1 लाख है, ये 1.5 लाख है। ओके, तब मैं देखिए मशीन दोनों अच्छी हैं, 1 लाख और 1.5 लाख, लेकिन अब इसमें क्या पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, अपफ्रंट कॉस्ट के साथ आपको ये तीनों पॉइंट पे भी गौर करना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट? मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, ट्रेनिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है, ठीक है, वो मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगी, कंज्यूमेबल भी प्रोवाइड करेगी और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं बोल रहा कि जो कंपनी कम चार्ज कर रही है वो ये तीनों चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन अगर मेरा प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो रहा है। आपको एक पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि अगर मैं प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलता है। अगर एक मशीन 1 लाख, 1.25, 1.40, 1.70 सारी 100 mAh से मशीन है, ओके। अब सारी 100 mAh से मशीन है, लेकिन अगर ये 1 लाख में दे रहा है तो कंपोनेंट भी उसी हिसाब से यूज करेगा, ठीक है। ये उनसे ज़्यादा दे रहा है तो ये कंपोनेंट उस हिसाब से यूज करेगा। कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट का स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है। ये उससे ज़्यादा दे रहा है तो ये भी क्वालिटी, कंपोनेंट की क्वालिटी, पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी, प्राइस के साथ एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में माने तो बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अगर यूज़ करेगा, प्रोडक्ट और कंपोनेंट, तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। आपको इस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है। दूसरी बात, मशीन कितना मेंटेनेंस मांगती है। आफ्टर 1 ईयर वारंटी मशीन में मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आती है। दूसरा, अगर कोई पार्ट ब्रेकडाउन होता है तो उस पार्ट की कॉस्ट कितनी आती है। तीसरा,
कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जैसे आपका टेक्नीशियन चेंज हुआ, उनको आइडिया नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो कंपनी ट्रेनिंग दे प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, या फ़ोन पे ही आपको गाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो आपको अपफ्रंट कॉस्ट बस नहीं देखना है, अपफ्रंट कॉस्ट के अलावा ये तीनों पॉइंट भी आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके, और ये जो प्राइस डिफरेंस इतना है, तो हमको ये जानना चाहिए कि भाई इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है। मशीन तो 100 mAh ही है, कंपोनेंट तो ये भी कंपनी यूज कर रही है और ये भी कंपनी यूज कर रही है, ये भी AERB है और ये भी AERB है। तो हमको एक नियर अराउंड, हमारा बजट कम है या फिर डॉक्टर या कोई भी बंदा है जो पैसा एक लिमिट में ही खर्च करना चाहता है, तो उनको क्वालिटी के साथ इन पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए। आपको इन कहीं बीच में ही आपको मशीन परचेज करनी चाहिए, तो आपका डिसीजन मैक्सिमम चांस में सही रहेगा। मैक्सिमम टाइम लोग क्या सोचते हैं कि भाई सस्ती मशीन ले लो, जब तक चलेगी चलेगी, लेकिन भाई अब वो 2 महीने में ही आपका उसमें कुछ इशू आ गया, ट्यूब का इशू आ गया, कोई इशू आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, आपकी जेब से तो पैसे लगेंगे ना। तो ये इस तरह भी आपको सोचना है। मतलब सिंपल सा आपको मैं बोलूं, सिंपल वर्ड्स में, वेटेज द कॉस्ट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ओके, अब हमारा 9वां पॉइंट आता है, इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आप चीज़ें अगर अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमारा जो पुरानी चीज़ें हैं, ये पुरानी मशीन है, तो वो कॉम्पेटिबल होना चाहिए। ओके, आसानी से इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। लेसली इंटीग्रेटेड। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 300 mAh मशीन है, आप मूव कर रहे हैं 500 में, तो 300 की आपका टेबल यूज हो सकता है, आपका कॉलम, बेस, ये चीज़ तो आपके यूज ही हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे सामने वाले से बोल सकते हैं कि भाई मेरे को टेबल और कॉलम मेरा सेम रहेगा, आप कंट्रोल, ट्यूब, केबल, एसटी और बाकी चीज़ें हमको प्रोवाइड कर दें, और ये कॉस्ट आप कटिंग करवा सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और कंपैटिबिलिटी, अब ऐसा नहीं हो जैसे आप सीआर सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं न्यू वर्जन में, तब वो बोले नहीं हम न्यू वर्जन के साथ ये पुराना प्रिंटर नहीं चलेगा, तो भाई आपको पूरा ही परचेज करना पड़ेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप इंटीग्रेशन हमारे पुराने सिस्टम के साथ चीज़ें आसानी से हो सकें, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। ओके, 10th पॉइंट, वारंटी आफ्टर सेल्स सपोर्ट। मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि मशीन आपको सामने वाले ने बेच दी, उसके बाद उनका रिकॉर्ड कैसा है, वारंटी टर्म्स क्या है, पहला तो आपको देखना है।
वारंटी टर्म्स क्या है? वारंटी टर्म्स में पार्ट्स इंक्लूड हैं और नॉट। दूसरा पॉइंट आपको जो रिव्यू करना है, एबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट। मतलब कंपनी की एबिलिटी कैसी है कि मतलब आफ्टर सेल सपोर्ट दे पाती है या नहीं दे पाती है, या मशीन देके सिंपल फ्री हो गए, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? आपकी मशीन ब्रेकडाउन होती है, डाउन होती है, तो कंपनी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है? 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक। आपको इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कंपनी का रिस्पॉन्स टाइम कितना है। जितना जल्दी रिस्पॉन्स टाइम होगा, जितना फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा, उतना हमारा ब्रेकडाउन टाइम कम हो जाएगा। ओके, और हमको यही ब्रेकडाउन टाइम ही तो हमको कम करना है। मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, अक्सर होता है लोगों के साथ कि कोई न्यू कमर है, ओके, न्यू कमर वो मेडिकल फील्ड में ही अदर इक्विपमेंट में डील कर रहा है। अब उसने स्टार्ट किया है एक्सरे को, तो और या फिर उसने लेट्स से 1 और 2 मशीन ही बेची है, सेल की है, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 2 to 3 मंथ। तो इस केस में आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वारंटी जो पार्ट हमने डिस्कस किया है, वारंटी एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट, भाई 2 से 3 महीने हुए तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि भाई वारंटी कैसी देती है, सर्विस मतलब कंपनी कैसे प्रोवाइड करती है, या वो जिस भी डीलर से आप मशीन ले रहे हैं तो वो उसकी वारंटी कैसी है, आफ्टर सेल सपोर्ट कैसा है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि उसकी मशीन अच्छी नहीं होगी, मशीन अच्छी हो सकती है। इस केस में ठीक है, वो आपके स्टेट में मशीन सेल नहीं हुई है, लेकिन दूसरे स्टेट में तो सेल हुई होगी ना, अदर स्टेट। डीलर से आप अदर स्टेट के डॉक्टर का नंबर लेके आप उनसे बात कीजिए कि भाई आफ्टर सेल सपोर्ट कैसे है, आपने मशीन कब परचेज किए थे, पार्ट्स की इजीली अवेलेबिलिटी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, अब वो डीलर की बात हुई, डीलर या फिर डीलर ही बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर नहीं बोलेंगे। अब वो डीलर की बात जो हुई, तो उस डीलर के बारे में रेफरेंस आप देख सकते हैं कि अदर मेडिकल इक्विपमेंट में उसकी सेल्स सर्विस कैसी है। अदर डॉक्टर से बात कीजिए जिनको उसने अदर इक्विपमेंट दिए हैं, उसमें वो सर्विस प्रोवाइड करने में कैसा है।
तो ये पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग नया स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये दिक्कतें काफ़ी आती हैं। लोग पूछते हैं आपने कितनी मशीन इंस्टॉल की, तो भाई 2 मशीनें इंस्टॉल किया है तो कोई भी डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपसे क्यों लूँ। तो ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं, उनका भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करने से पहले इन पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए। लोगों से बातचीत कीजिए, डॉक्टर से बातचीत कीजिए कि मशीन कैसी है, कंपनी कैसी है, मशीन में मेंटेनेंस कितना आ रहा है। तो वो आपको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस यू कैन गो फॉर बाइंग ऑफ एक्सरे मशीन। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सरे मशीन बाई करने से पहले। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छी एक्सरे मशीन परचेज कर सकते हैं अपने बजट में। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।